हाय नमस्ते, वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट 1। पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट तब शुरू होने लगा जब हमारे यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री आ चुकी थी। देखिए, ब्रिटिशर्स इंडिया में जब आए थे तब वो ट्रेडर थे और धीरे धीरे वो एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री करने लगे। इंडियंस को समझ के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को समझ के, किंग क्वीन सब समझ कर वो क्या करने लगे, अब खुद एडमिनिस्ट्रेशन करने का लालच करने लगे। तो पहले तो ट्रेडर ही थे, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन का लालच आया तब वो चाहते थे कि वो हमेशा क्या रहे, कोऑर्डिनेटेड रहे। तो वो अपना रूल बनाए और उनका रूल कब तक चला, 1773 से 1857 एज अ कंपनी रूल। फिर 1857 में एक वॉर होता है जिसकी वजह से कंपनी रूल हट करके आ जाता है क्राउन रूल टिल इंडिपेंडेंस। आप देख सकते हो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट है। नाम से ही आप देख सकते हो रेगुलेटिंग मीन्स कुछ रेगुलेट करना है इन्हें। तो यहाँ आप देख सकते हो बंगाल में एक पोस्ट लाया जाता है गवर्नर जनरल का, और इस तरीके से उसको हेल्प करने के लिए 4 मेंबर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं लॉर्ड वेरन हैसिंग। एंड आप देख सकते हो बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर थे ना, उनको बोला कि आप सबऑर्डिनेट हो, आपको किसके अंडर रहना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके वजह से लोअर लेवल पे काफी करप्शंस भी हो चुके थे। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भी हो जाता है बाय फोर्टिफाइंग फोर्ट विलियम्स एट कोलकाता। कोलकाता करके जगह भी 3 जगह को मर्ज करके बनाया जाता है, सुल्तानोती, गोविंदपुर एंड कैलीकॉट इन 1774। तो आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, 3 अदर जजेस। ये सुप्रीम कोर्ट बनाने के पीछे भी रीजन था एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, सर एलिजा इम्पे। In fact, you can see it prohibited. ये act prohibit किया the servant of the company from engaging in any private trade or accepting presents of bribe from the natives. आप देख सकते हो ब्रिटिशर्स किसी से ब्राइब या नेटिव इंडियंस के साथ कोई भी नजदीकी नहीं बना सकते थे। In fact, you can see it strengthened the control of British government over the company by requiring the court of directors, that is governing body of the company, जो कंपनी में काम करते थे उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। तो रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स, ये तीनों काम कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ध्यान देना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पोस्ट यहाँ था। नेक्स्ट आप देख सकते हो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पीट। सो इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, कि कमर्शियल एक्टिविटी कौन करेगा एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी कौन करेगा। तो ऐसे करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया जाता है। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन सा काम करेंगे, कंपनी, कमर्शियल, पॉलिटिकल फंक्शन सब कौन हैंडल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करेंगे। इस तरीके से यह सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। So to remove the drawbacks of regulating act, ये एक्ट को पास किया गया था by amending the Act of Settlement 1781। नेक्स्ट आप देख सकते हो इट एम्पावर्ड दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन सिविल एंड मिलिट्री। देखिए, पहले कौन करता था ये सारे काम, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, अब ये काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेंगे। और यू कैन सी द रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। Thus, the act was significant for 2 reasons. First, the company's territory in India were the first time called the British possession in India, and the second, the British government was given the supreme control over the company's affair and its administration in India. आने वाले चार्टर एक्ट 1793। आप देख सकते हो कि आगे का भी चार्टर एक्ट पढ़ने का सिंपल तरीका है, +20 करते जाइए। लाइक चार्टर एक्ट 1793 +20 1813, तो वो भी चार्टर एक्ट है। ऐसे करके 4 चार्टर एक्ट है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। पहला चार्टर एक्ट जो था, इसमें पेमेंट ऑफ सैलरीज के बारे में बात की गई। आपको याद है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करके एक नया पोस्ट बनाया गया या डिपार्टमेंट बनाया गया जिनको सैलरी देनी है। अब उनको सैलरी चाहिए तो कहाँ से लेना है, इंडियन रेवेन्यू, ये यहाँ डिस्कस किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नर जनरल का जो पावर है वो इंक्रीज कर दिया गया, और कंट्रोल जो था बॉम्बे मद्रास का वो अब और ज्यादा कर सकता है, उसका एरिया बढ़ा दिया गया, एरिया मीन्स एरिया। इसके अलावा एक रेगुलर कोड बनाया गया था ऑफ ऑल रेगुलेशन दैट कुड बी इनेक्टेड फॉर द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन बंगाल वाज फ्रेम्ड। द रेगुलेशन वाज अप्लाइड टू द राइट्स, पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन पीपल एंड बाउंड कर दिया गया था द कोड टू रेगुलेट द डिसीजन बाय कोड इटसेल्फ। सिर्फ वो कोड के हिसाब से ही सारे काम होंगे।
नेक्स्ट देख सकते हो चार्टर एक्ट 1813। यहाँ आप देख सकते हो डिप्राइव कर दिया गया कंपनी को ऑफ इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया। तो मोनोपोली टी को छोड़कर, ओपियम को छोड़कर ऑलमोस्ट सब जगह से हटा दिया गया था। कंपनी रूल वॉज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 ईयर्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, प्लस 20 करते जाएंगे। देयर ट्रेड मोनोपोली वॉज एंडेड एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ओपियम एंड विद चाइना. So it subjected three council of the governor to greater control of parliament by requiring them to place all their regulation before the British parliament. इसके अलावा आप देख सकते हो क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए भी उन्होंने भेजा था इंडिया में, एंड वो सक्सेसफुल भी होने लगा स्लोली। एंड 1 लाख रुपीस भी एजुकेशन के लिए भेजा था, लेकिन उधर फाइटिंग चल रहा था स्कूल कौन सा बनाया जाए, एंग्लिस्ट या ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिस्ट मीन्स इंग्लिश मीडियम, ओरिएंटलिस्ट मीन्स वर्नाक्युलर मीडियम। तो ये फाइट काफी टाइम तक चला, तो 1 लाख रुपीस का कुछ अता पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। तो चार्टर एक्ट 1833, यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब वो क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उनको ये पास सारे सिविल एंड मिलिट्री पावर्स भी दे दी गई है। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो चार्टर एक्ट 1833 वाज अ फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कर रहे थे, सेंट्रलाइज कर रहे थे इन इंडिया। अ प्रोसेस दैट बिगेन विद रेगुलेटिंग एक्ट, वहां से शुरू हुआ था। फाइनली 1833 में सेंट्रलाइजेशन ऑलमोस्ट हो चुका था। ठीक है, सो बिगिनिंग ऑफ अ सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया एज द एक्ट ऑल्सो टूक अवे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रोविंस। देखिए बॉम्बे और मद्रास को तो पूरी तरह ले लिया गया सेंट्रल कंट्रोल में। That ended the activities of East India Company as a commercial. अब ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, अब प्योरली क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। It attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servant but opposed by court of directors. आप देख सकते हो इधर ओपन कंपटीशन की बात की गई थी, ठीक है, लेकिन इधर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, अपोज कर दिया कि नहीं होगा, ये इंडियंस को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं दी जाएगी। 20 इयर्स का एक्सटेंशन के बाद चार्टर एक्ट 1853 बना, लेकिन इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं बना। आप देख सकते हो इस एक्ट की स्पेशलिटी क्या है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। इन फैक्ट 6 मेंबर बनाया गया इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें से 4 आउट ऑफ 6 मेंबर जो है वर अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, जो लास्ट एक्ट में पास नहीं किया गया था। यहाँ ओपन कंपटीशन फॉर ऑल शुरू कर दिया गया था, दैट इज इंडियन सिविल सर्विस ओपन फॉर ऑल। और उसके लिए मैकॉले कमेटी भी बिठा दी गई थी। द कमिटी ऑन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854। वैसे इसके बाद 20 इयर्स के एक्ट पास नहीं किए गए, क्योंकि 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है, जिसे रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके वजह से कंपनीज के भी कुछ इश्यूज थे, जिसके वजह से इंडियंस भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे अपने पावर्स को लेकर। इसके कारण कंपनी रूल को हटा के क्राउन रूल ला दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।